हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज का टॉपिक है अपवाह वेग, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं बच्चों, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका थ्योरम आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आपका अनुगमन वेग है बच्चों, वो तो एक लाइन का परिभाषा है, लेकिन इसका गणितीय व्याख्या कैसे करेंगे पूरा अंत तक देखिएगा। एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा बच्चों, ये मेरा वादा है। लेकिन कब? जब आप अंत तक इसे देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, आते हैं और 1-2 मिनट देखते हैं, बोले सर इतना समय कौन देगा। तो यदि पूरा आपको समझना है तो पूरा समय देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अनुगमन वेग के बारे में समझना है। पहले सबसे पहले अनुगमन वेग को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चालक पर, है ना, यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा उसमें कैसे प्रवाह होता है बच्चों, इसके बारे में आपको समझना है। तो हम एक चालक ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक चालक है बच्चों, ये हमारे पास एक चालक है, ठीक है, ठीक है, ये चालक है। अब यदि आपसे कह दूं कि चालक में कितने परमाणु होंगे, तो आप कहोगे सर लाखों परमाणु होंगे, करोड़ों परमाणु होंगे। परमाणुओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है। मतलब ये चालक जो है किससे मिलकर बना हुआ बच्चों? परमाणु से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, ये भी क्लियर है सर, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब ये परमाणु कैसे होता है, देखो मैं बताता हूं। परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु एक गोलाकार होता है बच्चों, है ना, गोलाकार होता है। जैसे परमाणु की बात करूं तो परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब इस गोलाकार परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोष पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोष पाया जाता है। पहला कोष हो गया, दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा कोष हो गया, फिर चौथा कोष हो गया। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोष होता है बच्चों, जहां पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये आपका नाभिक था। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और बच्चों नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहां हर जगह इलेक्ट्रॉन है। हर जगह की बात करूं बच्चों, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। हर जगह नाभिक के वृत्ताकार पथ में, चाहे आप कहीं भी बात करोगे, सभी में इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन है तो वो बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि नाभिक में जो प्रोटॉन है बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में जो प्रोटॉन है, एक दूसरे को, है ना बच्चों, आकर्षित करके रखें। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे पाया जाता है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है ऋण आवेश। ठीक है, यहां तक क्लियर कि नाभिक में क्या क्या चीज है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बच्चों देखो नाभिक में क्या है, तो नाभिक में आपका पाया जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आपका नाभिक है और नाभिक में आपका बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन होता है, ये जो प्रोटॉन होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों, एक दूसरे को आकर्षित करता है। एक दूसरे को आकर्षित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोष में आसानी से चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन समझिएगा, जो नाभिक का परमाणु का जो बाह्यतम कोष है, बाहर वाला कोष है, ये बाह्यतम कोष है बच्चों। यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन है जहां उसके नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, नहीं तो फिर खत्म कहानी। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनका आकर्षण बल नाभिक से उतना ज्यादा नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने कक्षा से निकल करके ही इसी चालक में घूमते रहते हैं। मतलब अपने कक्षा से निकलना आसान समझते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बोल दिया जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे बच्चों आपका सोडियम है। क्या है? सोडियम है। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है बच्चों, और ये Na पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष है, और बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ उतना ज्यादा नहीं बंधा है ना। इसलिए बच्चों वो आसानी से, है ना, निकल जाता है और धातु या परमाणु को पॉजिटिव में बदल देता है। जैसे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे सोडियम है बच्चों, सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यानी पॉजिटिव बना दिया। अब इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में ही, है ना, चालक में ही इधर उधर अनियमित रूप से गति करता रहता है।
यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक में कहां से आया वो आपको समझ में आ गया कि कोई भी चालक होगा उसमें परमाणुओं की संख्या लाखों होगी। अब जब लाखों परमाणु हैं तो उनमें हर एक परमाणु में वृत्ताकार कोष होगा जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगी, लेकिन जो बाह्यतम कोष होगा जहां नाभिक का आकर्षण बल उतना ज्यादा नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने कक्षा से निकल करके इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा, छोटा बच्चा है और उसे यदि आप कंट्रोल में ना रखो तो ऑलरेडी वो इधर उधर अड़ोस पड़ोस में घूमता रहेगा। हाँ, लेकिन पड़ोस से बाहर नहीं जाएगा, आप मतलब एक निश्चित एरिया पे ही रहेगा। लेकिन यदि उसको कंट्रोल करके रखोगे तो घर से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही यहां पे जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है, नाभिक का दबाव उस पर उतना ज्यादा नहीं है तो ये अड़ोस पड़ोस में घूमने चला जाता है। लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो इतना दबाव महसूस करते हैं कि वो बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो किसी भी परमाणु में दो प्रकार का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक बद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन केवल और केवल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही कह सकते हैं क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन को सोचोगे कि वो निकलेगा तो किसी की औकात नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सको। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों तो परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उन्हीं बाहर इलेक्ट्रॉन के कारण रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, आयन का निर्माण होता है, केमिकल रिएक्शन जो कुछ भी होता है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऐसे ही ये चालक जो है ये विद्युत धारा का प्रवाह क्यों करेगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तो केवल आपने इतना समझा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं। चालक में लाखों परमाणु हैं और परमाणुओं के बाह्यतम कोष में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका नाभिक से उतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं रहता, जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के कोष से निकल करके बाहर घूमते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इतना क्लियर बच्चों, अभी तो आपने क्या समझा, मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गई बात कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आता है। भाई कोई भी परमाणु होगा बच्चों, कोई भी परमाणु होगा, सभी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक से आकर्षण कम, इस कारण से वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं, तो हमने कहा हमारे पास एक चालक है। हमने कहा भाई हमारे पास एक चालक है। चालक कैसे बच्चों, बड़ा सा चालक ले लो, ये हमारे पास एक चालक है। अब ये चालक है, अब इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है कैसे गति करते होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इतनी ज्यादा है कि उसका हमको पता भी नहीं है कितना। ये हमने कहा चालक है। क्या है बच्चों, चालक है। ये क्या है, चालक है, चालक। ठीक, और इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो बोले सर लाखों मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यदि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मैं मान लीजिए किसी चालक की बात करूं, चालक बच्चों यदि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ इस तरीके से है, मैं अभी आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके से बच्चों चालक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बाहु, ये लो भैया और ये लो भाऊ, ये आपका जानते हो क्या बन गया, थोड़ा सा इसको चौड़ा करो, ये कलर दो, ये आपका घन बन गया बच्चों, एक घन हो गया है ना, एक घन हो गया, एक घन हो गया। ठीक है, अब एक घन हो गया मतलब इसकी मान लीजिए 1 मीटर लंबाई भी है, 1 मीटर चौड़ाई भी है बच्चों और 1 मीटर ऊंचाई भी है ना। तो चालक में यदि 1 घन मीटर चालक में, 1 घन मीटर चालक में, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको क्लीन करो। देखो मैं बता रहा हूं, 1 घन मीटर चालक में, 1 घन मीटर चालक में, 1 घन मीटर चालक में, इन ये चालक है, चालक का आयतन में जानते हो कितना इलेक्ट्रॉन होता बच्चों, 10 का घात लगभग 29, 10 का घात 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, वो भी आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि किसी बच्चे को नहीं पता तो अब पता हो जाएगा। सोचो मैंने कहा 1 घन मीटर है, 1 घन मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, तो फिर घन हो जाता है आयतन, है ना। तो एक हमारे पास धातु का टुकड़ा है बच्चों, है ना, तो 1 घन मीटर में लगभग है बच्चों ये, ठीक है ना, लगभग है,
लगभग कितना है 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब अब सोच लो 10⁻29 करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यदि कोई चालक रखा हुआ है उसमें अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चला, पहले इधर गए, यूं 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 यूं, ऐसा जिग जग इधर उधर घूमते रहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन था। अरे भाई कई इलेक्ट्रॉन है ना, बस ऐसा 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 घूमता रहता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा ना कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी कोई दिशा नहीं होती है अभी इधर उधर। लेकिन जो नेट इनका टोटल, जो मैं आपसे कह दूं कि इनका जो टोटल औसत वेग है वो आपका, एवरेज की बात करूं बच्चों, एवरेज जो औसत वेग है वो 0 है। कोई इधर भी जा रहा है, कोई इधर भी जा रहा है, कोई पीछे भी जा रहा है, कोई इधर भी जा रहा है, लेकिन जो टोटल एवरेज औसत वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी। नेट जो औसत वेग है इनका वो 0 के बराबर होगा। कोई इधर भी जा रहा है, कोई इधर भी जा रहा है, कोई ऐसे भी जा रहा है, और ये जिस वेग से गति करते हैं, तो बच्चों इस स्थिति में इनके इलेक्ट्रॉन के वेग को हम बोलते हैं तापीय वेग, है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन के वेग को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा बच्चों, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या कहलाएगा जानते हैं बच्चों? ये कहलाता है तापीय वेग। क्या कहलाता है? तापीय वेग। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इधर उधर घूमते रहते हैं, डांस करते हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं बच्चों, तो वो जो इनका वेग होगा वो तापीय वेग होगा। और एवरेज जो तापीय वेग होगा, मान लीजिए एवरेज की बात करता हूं बच्चों, है ना, यू एवरेज की बात करता हूं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई उनका वेग u1, दूसरे का u2, u3, कहां तक जाएगा un, औसत निकालेंगे तो n का भाग देंगे, इसका जो वैल्यू होगा बच्चों 0 होगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन बच्चों अभी क्या कर रहे थे, अनियमित रूप से इधर उधर घूम रहे थे, अभी इधर उधर डांस कर रहे थे। लेकिन जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, मतलब इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण फोर्स लगेगा इधर से। भैया अब हमारा डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे अच्छा तुम्हारा बल आ रहा है, लगाओ बल हमारे ऊपर। तो भैया विद्युत क्षेत्र बल लगाता है, और भाई सब इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में दौड़ने लग जाते हैं, एक निश्चित क्रम में आगे की ओर दौड़ने लग जाते हैं। अब यहां तक किसी बच्चे को यदि प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर हम आगे बात करते हैं। देखना बच्चों, अभी आज पूरा बेसिक ही है, माइंड में घुस जाना चाहिए कि आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग क्या है। रटना ना पड़े भाई, तब तो सिउसर के पढ़ाने का मतलब है। और यदि मान लीजिए रटना पड़ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये हमारे पास चालक है। अभी इस चालक में बच्चों इस तरीके से अनियमित रूप से इधर उधर घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं भाई अनियमित रूप से। उनका ओवरऑल जो औसत वेग हम निकालते हैं, जो तापीय वेग है बच्चों, उसका औसत तापीय वेग कितना हो जाएगा? 0 है। अभी इनका औसत तापीय वेग कितना है? 0 है। लेकिन जैसे इसमें अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। विद्युत क्षेत्र का मतलब है बच्चों, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दें? एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया बार, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, तो विद्युत धारा की दिशा इधर प्लस से माइनस की ओर होगी बच्चों। ये प्लस है ना, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाती है। ठीक है, अब जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है तो इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है ना बच्चों। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा जानते हो? कितना? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा? पर बल कितना लगेगा बच्चों बताओ जरा? माइनस E इंटू ई। ये कैसे होगा? देखो बच्चों, E बराबर पढ़ा है आपने, आवेश पर लगने वाला बल, तो बल बराबर हो जाएगा आपका QE। तो यहां पर Q ना होकर हमने E आवेश लिया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E होता है बच्चों। ऋणात्मक इस बात का प्रतीक है क्योंकि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज है। और वैसे भी दूसरा चीज है कि विद्युत क्षेत्र इधर है, बल इधर लगता है। हमेशा यदि ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र के कारण विपरीत दिशा में बल लगेगा।
फिर समझना, कोई बात नहीं है, 2-4 बार इस अभी बोल लूंगा भैया, चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन क्लास में बता रहा हूं ना, मैं कसम से कहता हूं कि यदि आज ये क्लास देख लोगे ना तो जिंदगी में कभी आपको ये नहीं लगेगा कि सर का क्लास मजेदार नहीं रहता। अभी मैं कह रहा हूं भाई, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, डिस्को डांस कर रहे हैं, लेकिन आ गया विद्युत क्षेत्र। प्रिंसिपल सर आ गए, अभी सभी बच्चे स्कूल में अफरा तफरी इधर उधर घूम रहे थे और प्रिंसिपल सर आ गए, बोले कहां जी, सब बच्चे डर गए और सब बच्चे जहां जहां अपना क्लासरूम था वहां खड़े हो गए। या मान लीजिए प्रेयर करना था, इधर उधर डांस कर रहे थे, आपका खूंखार मास्टर आया, बोले रे बेटा सावधान हो जाओ। बोले हाँ सर, बिल्कुल सब कतार से हो गए और सब के सब इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगने लग गया। बच्चों जैसे मैं कहता हूं यहां पर एक बल लग गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लग गया। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया से इलेक्ट्रॉन चलने लगा। और अब जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो भाई यहां पे मैं बात करूं कि कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों जो ऐसे आगे की ओर चलने लग जाएंगे, एक निश्चित क्रम में, सब निश्चित क्रम में चलेंगे, है ना बच्चों। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें बल लगाया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है एक नियत वेग से चलने लगते हैं। पहले तो वेग होता है ज्यादा, लेकिन बार बार टक्कर होने के कारण मैं बताता हूं कैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जहां से उठा होगा, जैसे मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन उठा तो वहां पे प्लस चार्ज छोड़कर गया होगा। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज छोड़कर गया होगा बच्चों? प्लस चार्ज। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन उठा होगा वहां पे प्लस चार्ज छोड़कर गया होगा। प्लस चार्ज बिना हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। और जब प्लस चार्ज छोड़ा होगा तो पीछे का जो इलेक्ट्रॉन आएगा उससे टकराएगा, और टकराएगा तो थोड़ा सा उसमें रुकावट आएगी, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध भी कहते हैं। बच्चों बड़े प्यार से समझना, प्रतिरोध किसी चालक में कहां से आता है, किसी चालक में प्रतिरोध कहां से पैदा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़कर गया है तो वहां पे धन चार्ज आ गया है और पीछे वाले उसके जनाब प्यारे फ्रेंड आ रहे हैं, प्लस वाला बैठा है, माइनस वाला आया, बोला तरी पास में आ जाओ, थोड़ा सा बातचीत कर लें, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। थोड़ा सा ठमक गया, रुके, बोले नहीं भाई पीछे से मारेगा धक्का, इसलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रुका और फिर आगे बढ़ने लग गया, और वहीं पे थोड़ा सा रुकावट आ गया, वही रुकावट तो आपका चालक द्वारा डाला गया प्रतिरोध है। बताओ मजा आया कि नहीं? बताओ भाई मजा आया कि नहीं? कि भाई जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल कर गया है, पीछे से इलेक्ट्रॉन आया, बोला धन मिल गया, थोड़ा सा प्रेम वार्तालाप हो जाए, लेकिन नहीं, विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है कि सुसरा तू खड़ा हो जाए, पीछे से गूल देंगे। गूल देना मतलब खुद्दा मार देना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहता नहीं रुकना, मुझे तो आगे चलना है, तो फिर इलेक्ट्रॉन चलने लग जाता है। और धीरे धीरे इन्हीं रुकावट के कारण भाई पहले वेग ज्यादा भी रहता है, लेकिन धीरे धीरे टकराते वो सब के सब इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भैया अब बहुत हो गया, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम बढ़िया नियत वेग से आगे चलते जाएंगे। फिर नियत वेग से आगे चलते हैं। लेकिन बच्चों आप सबको पता है कि जब शुरू में उनका वेग अधिक रहा होगा तो कहीं ना कहीं किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन हुई होगी, और जब वेग में परिवर्तन हुआ होगा तो कहोगे कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना हुआ होगा बच्चों? तो जरा बताओ त्वरण कितना होता है? तो ये होता है, मान लीजिए m द्रव्यमान है, मान लीजिए, है ना बच्चों, m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा? तो त्वरण बराबर होता है F/m। बताओ ये ठीक है? ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि आपने 11th में F बराबर ma पढ़ लिया है बच्चों। तो चूंकि F बराबर ma होता है तो A बराबर F/m, तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक त्वरण भी उत्पन्न होता जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट आया, चीजें क्लियर हुई कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए थे, इधर उधर घूम रहे थे, विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया, विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगने लग गया, और यह बल हमेशा ऋणात्मक है। आवेश बच्चों इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज है, इसलिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। जैसे विद्युत क्षेत्र लगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं।
पहले इनका चाल थोड़ा सा तापीय चाल से कम होता है बच्चों, लेकिन कुछ ना कुछ चाल होता है, चाल में परिवर्तन होता है, लेकिन बार बार टक्कर से, बार बार धनावेश के टक्कर से उस सभी इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लग जाते हैं। उसी नियत वेग को बच्चों हम कहते हैं औसत वेग। क्या बोलते हैं? औसत वेग। और वही औसत वेग आपका अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। देखिए बच्चों, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वाह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रभावित होते हैं, उसे हम vd से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अनुगमन वेग है क्या? इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है सर, कुछ है नहीं। लेकिन इस चीज को समझाने के लिए मुझे 20 मिनट लग गए, लेकिन मैं गारंटी कहता हूं कि आपसे अनुगमन वेग कभी भूलेगा भी नहीं ना। समझ में आ गया ना बबुआ? और इसी का थ्योरम इतने में ही छिपा हुआ है। जो थ्योरम हम पढ़ा रहे हैं इसी में पूरा का पूरा छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों और हेडिंग लगाते हैं। क्या हेडिंग लगाएंगे सर? हेडिंग ये लगाएंगे कि मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग का व्यंजक। ठीक है बच्चों, ये 15 मिनट का खेल है। अनुगमन वेग का व्यंजक, अनुगमन वेग का व्यंजक। ठीक, चलो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि एक चालक ले लेते हैं बच्चों, एक चालक ले लेते हैं। चलो ठीक है सर, ये चालक है, ये चालक है, ठीक है। और इस चालक में बच्चों, इस चालक में अपन क्या करते हैं कि एक बैटरी जोड़ देते हैं। जब बैटरी जोड़ देते हैं बच्चों, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। प्लस हो गया, ठीक है, और ये माइनस हो गया बच्चों। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाती है। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो गति है इसके विपरीत दिशा में लगने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन की गति बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर बहने लग जाता है। ठीक सर, इस पर जो बल है बच्चों, इसमें जो बल है वो बल कितना लगेगा? माइनस ई इंटू कैपिटल ई। इस दिशा में बल लगता है। इतना आपको क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, यदि मैं कह दूं कि हमारे पास माना चालक की लंबाई स्मॉल एल है बच्चों, इस चालक की लंबाई जो है, इस चालक की लंबाई स्मॉल एल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है बच्चों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। माना थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा पतला करो सर तो और अच्छा लिखने में चीजें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चलो चलो देखते हैं बच्चों। माना क्या लिखेंगे? स्मॉल एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई का चालक तार है। चालक, स्मॉल एल लंबाई का एक चालक है, स्मॉल एल लंबाई का एक चालक है, एक चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मानकर चलोगे बच्चों? n है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मान के चलोगे? संख्या स्मॉल n है। ठीक है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? स्मॉल n है, जिनका तापीय वेग क्रमशः, शुरू में बताया था बच्चों, तापीय वेग क्रमशः, यानी अभी किसकी बात की जा रही है? अभी ये बात की जा रही है कि कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, अभी सिर्फ हमने कहा चालक है एल लंबाई का, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, जिनका तापीय वेग क्रमशः u1, u2, u3, un है। तब औसत तापीय वेग कितना होगा बच्चों? औसत तापीय वेग कितना हो जाएगा? औसत तापीय वेग, औसत तापीय वेग यानी U एवरेज। मैंने बोला था औसत कैसे निकाला जाता है? आंकड़ों का योग U1 प्लस U2 प्लस U3, आगे कहां तक चलेगा बच्चों? प्लस UN डिवाइड बाय आपका n,
डिवाइड बाय आपका बच्चों n, डिवाइड बाय आपका n। जब n हो गया बच्चों तो इसका जो वैल्यू आएगा, मैंने आपको बताया था, इसका वैल्यू आएगा 0। जो नेट एवरेज बच्चों ये 0 के बराबर है, क्योंकि जो टोटल वैल्यू होता है, या कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा 1 मिनट, यहां पे बच्चों आप 0 के बराबर कर सकते थे। तो जो यू एवरेज आया, मतलब टोटल, अभी जब हमने कहा था, यहां पे आप समझे थे बच्चों कि ये जो चालक है, ये जो गति कर रहा है, इसका जो टोटल एवरेज, ये देखो बच्चों, औसत तापीय वेग कितना है? औसत तापीय वेग 0 है। लेकिन जैसे ही इसमें बच्चों, जैसे ही अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, जैसे इसमें विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने से, है ना बच्चों, चालक के सिरों, चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित करने से विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होगा बच्चों? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा E बराबर V/L। ये कहां पढ़ा दिया सर आपने? ये चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, ये कहां पढ़ लिया? विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो ये आपने पढ़ा ना, E बराबर, ये पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने, E बराबर -dV/dr। R मतलब लंबाई हो गया, V मतलब यहां पे विभवांतर, E आपका तीव्रता। तो ये जरूरत पड़ेगा, इसको अपन एक समीकरण दे सकते हैं, ये समीकरण के लायक है। ऊपर वाला तो भाई औसत वेग है बच्चों, तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? या आप इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है, और इसको आप समीकरण 2 दे दो। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब थोड़ा समझिएगा, मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे ही इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया तो इसके वेग में भी परिवर्तन हुआ। पहले भाई तापीय वेग था, तापीय वेग बहुत ज्यादा होता है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। यदि तापीय वेग मैं आपसे कह दूं कि कहीं पे तापीय वेग है क्या, तो तापीय वेग यदि मैं कह दूं तो 10⁶ मीटर बच्चों, तापीय वेग जो होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया कि तापीय वेग कितना होता है, 10⁻⁻, है ना बच्चों। चलिए, अच्छा, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। 1 मिनट भाई, ये तो सर इसको क्लीन कर लो पहले। देखो भाई, आज का थ्योरम है यार बड़ा लंबा चौड़ा, और थ्योरम यदि कोई बच्चा सोचेगा कि आसानी से ऐसे ही हो जाएगा तो फिर काम गड़बड़ है। हाँ, ये चित्र बन गया। अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपको एक चीज यहां पे समझाया था कि जब इस पे हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, यहां पर जरा आप लोगों ने देखा कि जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र यानी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है बच्चों। तो यहां पर आप लोग लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगता है। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र के कारण, क्या लिखोगे बच्चों, बड़े प्यार से लिखना, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण बच्चों, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल,
हैंग मार दिया। वन मिनट, थोड़ा सा भाई काम नहीं करता ना कभी कभी। लगने वाला बल, बताओ जरा, इसको कोई बच्चा बता सकता है? इसको कोई बच्चा बता सकता है? लगने वाला बल F बराबर, F बराबर कितना हो जाएगा? माइनस E इंटू कैपिटल E। हाँ, ये बल लग रहा है, इतना बल लग रहा है, ये सब के सब काम का चीज है। यदि इसे कोई सोचेगा भाई कि ये नहीं, इसको हम छोड़ दें, ये हम छोड़ दें, तो फिर आप लोगों को समझो कि वो आप हमेशा के लिए उसको छोड़ दोगे। तो परेशान मत होना, एक एक पॉइंट आप लोगों को है ना याद रहना चाहिए, एक एक पॉइंट आपसे बनना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों, ये हमारा किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। अब ये जब बल इलेक्ट्रॉन पर आरोपित होता है तो बच्चों इस बल से इलेक्ट्रॉन पर कहीं ना कहीं वेग में परिवर्तन होगा, और जैसे ही वेग में परिवर्तन होगा बच्चों तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, त्वरण उत्पन्न हो जाएगी, सही है कि नहीं? ठीक बच्चों, चलिए तो यहां पर अपन लिखते हैं, थोड़ा आप इसको ऐसे यहां पे अंडरलाइन कर लेना बच्चों। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो, स्मॉल m हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा सर? त्वरण कितना हो जाएगा? A बराबर F अपान स्मॉल m। ठीक, ये भी अपना ये हो गया। ठीक, ये त्वरण आ गया। इसको अपन समीकरण 4 दे देते हैं, जरूरत पड़ सकता है समीकरण 4 दे सकते हैं। अब बताओ क्या क्या हमने कहा कि भाई साहब पहले इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो सभी इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका वेग होगा तो टोटल एवरेज वेग जो होगा, औसत तापी वेग शून्य होगा। जैसे हमने इसके सिरों के बीच विभवांतर लगाया, ये हमने बैटरी लिया बच्चों, विभवांतर लग गया, तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ये निकल कर आया। इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है इतना, और इलेक्ट्रॉन भी जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है इतना बच्चों। अब मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है इसके कारण इसमें जो बच्चों वेग में परिवर्तन होगी। पहले नियत जो तापीय वेग बच्चों कितना था? u1 u2 u3। अब इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो v1 v2 v3 हो जाएगा। मतलब बच्चों जैसे हम इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण तापीय वेग क्या हो जाता बच्चों, है ना, u1 से तापीय वेग u1 था तो वेग कितना हो जाएगा? v1 हो जाएगा। तो इसी पेज में करेंगे कि अगले पेज में करें? सर अगले पेज में करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए देखना बच्चों, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्रमशः v1 v2 कितना vn हो जाता है। अच्छा,
यहां पे बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यदि मिल जाए चित्र मिल जाए तो ये देखो। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला, समझना, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां तक पहुंचा, तो निकल करके यहां से यहां तक गया, ठीक है बच्चों, फिर यहां से चला हो गया, टक्कर हुआ और फिर यहां तक पहुंचा। तो दो क्रमागत टक्कर के बीच, ये प्लस प्लस चार्ज के बीच, भाई आप लोगों को लगेगा कि टक्कर कैसे होता, मैंने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हमने यहां से मान लीजिए यहां पर गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हम यहां पे थे, हमने यहां से उठ करके यहां चला गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आएगा पॉजिटिव से टकराएगा, फिर अगले पॉजिटिव से टकराएगा, ऐसे ही टकराएगा। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का बच्चों हम समय जो लेते हैं वो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। और जब हम औसत की बात करेंगे बच्चों तो टाउ एवरेज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये जो टाउ होता है, जैसे पहले का T1 T2 T3 कर लें और T मान लेते हैं, टाउ एवरेज है, मतलब औसत विश्रांति काल है, मतलब दो क्रमागत टक्कर। भाई जब बता रहा ना कि इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन टक्कर करेगा बच्चों तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय अंतराल है उसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय लेंगे बच्चों तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा भाई, विश्रांति काल कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं गति के प्रथम समीकरण से, V1 बराबर कितना होगा, V1 बराबर U1 प्लस A टाउ 1, जहां टाउ 1 बराबर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है, जहां आपने ऐसा लिख दिया। तो जहां अपन आए इसी प्रकार जैसे V1 के लिए अपन ने कर लिया, V1 के लिए U1 प्लस A टाउ 1, ये टाउ है बच्चों ना, टाउ है। ऐसे हम बच्चों सेम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हैं, इसी प्रकार अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जरा बताना। V1 बराबर कितना हो जाएगा, V2 बराबर U2 प्लस A टाउ 2, V3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, U3 प्लस A टाउ 3, आगे चलते चलते Vn बराबर AN प्लस UN प्लस A टाउ n। ये आपका बच्चों वेग हो गया। पहले तापीय वेग था, अब ये जो वेग है ना ये आपका अपवाय वेग है। क्या है बच्चों, अपवाय, मतलब जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उनका वेग बदल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यदि हम बात करें कि यदि ये इलेक्ट्रॉनों का वेग है तो औसत वेग को हम अपवाय वेग कहते हैं। हम अपवाय वेग किसे कहेंगे, अनुगमन वेग किसे कहेंगे, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका औसत वेग निकालोगे वही आपका अपवाय वेग कहलाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहां पर हम लिख देते हैं, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन
वेग, या क्या बच्चों अपवाह, या अपवाह वेग कहते हैं, जिसे VD से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, VD से प्रदर्शित करते मतलब VD बराबर निकालेंगे तो क्या करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, कहां तक चलेगा बच्चों, Vn तक चलेगा। कहां तक चलेगा, Vn तक चलेगा, Vn तक चलेगा। और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, n, बटे में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, दिख रहा होगा ना आप लोगों, दिख रहा होगा बच्चों। ये आपका अब V1 V2 V3 का वैल्यू पुट करते हैं। जब V1 V2 V3 का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, अपना वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा। ठीक, चलो तो अपना वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो तो VD बराबर कितना आ जाएगा बताओ। 1 के लिए वैल्यू पुट करो, 1 के लिए, 1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे सर यहां पे करो तो और मजा आएगा। कैसे, मैं कहता हूं VD मुझे निकालना है, तो 1 के लिए करोगे तो V1 का हो जाएगा, V1 का वैल्यू कितना होता है, U1 प्लस A टाउ 1, सही है सर, ये तो क्लियर है। दूसरे का बच्चों U2 प्लस A टाउ 2, फिर U3 प्लस A टाउ 3, आगे चलता जाएगा UN प्लस A टाउ n, और नीचे आपका, नीचे डिवाइड में बच्चों, डिवाइड में आपका हो जाएगा n, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें वैल्यू हम कहेंगे कि एक काम करते हैं सर, हम जैसे बात करते हैं कि U1 U2 U3 अलग कर लें, मतलब VD का मान हमें निकालना है, तो हम एक काम करते हैं कि U1 प्लस U2 प्लस U3 कहां तक जाएगा, UN तक जाएगा। इसको अलग कर लिया अपन ने, और बच्चों समझिएगा, प्लस A को यदि हमने कॉमन लिया तो यहां पे टाउ 1, फिर बच्चों दूसरे में टाउ 2, देखो ना A कॉमन लिया, टाउ अलग कर लिया ना, फिर टाउ 3, आगे चलता जाएगा टाउ n तक, और यहां पे सब में डिवाइड होगा, सब में डिवाइड होगा, ऐसा मत सोचना, n दोनों में है, n यहां भी है और n यहां भी है। अब देखना बच्चों, अब देखना थोड़ा सा, अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने समीकरण 1 में क्या दिया था, समीकरण 1 में क्या दिया था बच्चों, इसको ही समीकरण 1 मैंने माना था, यहां पर लिखा नहीं है, समीकरण 1 यहां चला गया है, समीकरण 1 था बच्चों ये, ठीक है, समीकरण 1 यहां पे चला गया था, ये समीकरण 1 नहीं है, ठीक है, तो समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 से मैं आपसे कह दूं कि समीकरण 1 से इसकी जो वैल्यू है बच्चों 0 है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है बच्चों, तो ये आपका VD हो गया, इसको आप U एवरेज कर सकते थे बच्चों, ठीक है, चलो, और A बराबर, इसको आप सीधा सीधा टाउ कर दो, इसको आप सीधा सीधा टाउ कर दो, बोलोगे सर समझ में नहीं आया, A टाउ कर दो बस, यहां पे इसको मैं चूंकि लिख देता हूं बच्चों, चूंकि मैंने कहा कि टाउ बराबर क्या है, टक्करों का बटा n, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, टक्करों का औसत समय अंतराल, ठीक है, जिसे विश्रांति काल कहते हैं, जहां इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 1 मिनट, ठीक है, जीरो प्लस A टाउ, तो VD बराबर A टाउ, जहां बच्चों, जहां टाउ क्या है,
विश्रांति काल है। विश्रांति काल है। विश्रांति काल, ये टाउ क्या है? विश्रांति काल। मतलब ये क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों का औसत समय अंतराल है। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों का औसत समय अंतराल है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल है। इसको यदि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों का औसत समय अंतराल है। औसत समय अंतराल है। ठीक है, जहां टाउ विश्रांति काल है, टाउ आपका विश्रांति काल है। इतने में काम अभी नहीं होगा भाई, इतने में काम नहीं होगा। अभी आप सोचोगे या काम आ गया, तो नहीं, हमें यहां पे वैल्यू रखना है ए का मान। ए का मान कितना था सर, जरा बताना। ए का मान कितना था? यहां पे देखो, इसमें आपको मिलेगा ए बराबर कहीं पे त्वरण आया क्या? ये आ गया, ए बराबर आ गया बच्चों F/m। ए बराबर समीकरण 4 से। ठीक है, तो अपन प्लस करते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से बच्चों देखिएगा, समीकरण 4 से ए का मान रखने पर, जब ए का मान रखोगे बच्चों तो Vd बराबर कितना हो जाएगा? हमारे पास था ए टाउ है तो ए का मान है F/m और टाउ है तो टाउ रहने दो। ठीक है बच्चों, टाउ है तो टाउ, विश्रांति काल इसे बोलते हैं। ठीक है, टाउ है तो टाउ विश्रांति काल कहते हैं। अभी भी काम नहीं हुआ है। अब F का मान रखो समीकरण 3 से। समीकरण 3 में ही F का मान है। बताओ, समीकरण 3 से F का मान रखने पर, समीकरण 3 से F का मान रखने पर जरा रखो F का मान बच्चों। तो आपने पढ़ा सर -E इंटू कैपिटल E, और टाउ है ही है बच्चों, स्मॉल m इंटू टाउ है ही है। अभी कैपिटल E का भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ये भी आपका एक समीकरण आ गया। ये भी आपका अनुगमन वेग का व्यंजक है बच्चों, ये भी आपका अनुगमन वेग का व्यंजक है, परेशान मत होना। अब हम समीकरण 2 से रखेंगे। समीकरण 2 से E का मान रखने पर E का मान कितना है? E का मान है V/L। भाई मजा आ गया चौचक। देखो भाई, और तो कुछ भी नहीं है बुक में, यहीं तक तो है बच्चों। यही अनुगमन वेग है, समझ रहे हो भाई? ठीक है, विश्रांति काल किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाई क्वेश्चन लिख लेता हूं कि क्या क्या मुझे समझाना है। विश्रांति काल किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों का औसत समय अंतराल विश्रांति काल कहलाता है। लिख लेना, टाउ विश्रांति काल है। क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों का जो औसत समय अंतराल है बच्चों, आपका मुक्त क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। तो पहला जो पेज है बच्चों, जहां से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने परिभाषा लिख दी है। इसके बाद आप अनुगमन वेग या अपवाह वेग का व्यंजक शुरू करोगे, तो ये दूसरा पेज हो गया। इसके बाद विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बच्चों यहां पे आप निकालोगे। इसके बाद आपका ये हो जाएगा बच्चों, है ना। फिर वैल्यू पुट करके आप लोग ये कर लोगे। बाकी तो नोट्स में भी उपलब्ध रहता है, आप लोग परेशान मत होना। सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी कांटेक्ट नंबर, कुछ बच्चा चाहता है कि नोट्स चाहिए सर, तो कांटेक्ट नंबर है 9685 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, जिसको नोट्स लेना है तो ओके। हाँ, छोटा सा अमाउंट लगता है, बाकी प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं।
हाँ, थोड़ा क्लास लंबा हो गया है क्योंकि आज का क्लास भाई मजेदार था। बताना आप लोग कि मजा आया कि नहीं, और मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।